स्वागत दोस्तों, आगे चलने से के आगे सामने मोदी चल के सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पर ज्यादा होशियारी दिखा रहे थे एनडीए गठबंधन के लोग, लेकिन अब अपने विधायकों को बचाने के लिए ही पुडुचेरी भागना शुरू कर रहे हैं। दोस्तों बताएंगे किस तरीके से रिजॉर्ट की राजनीति शुरू हो चुकी है। दोस्तों तमिलनाडु में पहली बार बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में थालापति विजय को लेकर एक नई बड़ी अपडेट आई है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने 118 का समर्थन जुटा लिया है और केवल कुछ देर में फिर से राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। दोस्तों इसी के साथ में बताएंगे राहुल गांधी की पूरी तैयारी में क्या भूमिका है और कपिल सिब्बल का भी आ चुका है बयान। तो तमिलनाडु के अंदर सरकार बनाने को लेकर चल रही जबरदस्त कसमकस की सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि तमिलनाडु के अंदर आखिरकार अंत में यही होगा कि डीएमके पार्टी और टीवीके पार्टी और कांग्रेस पार्टी बचेगी, बाकी भारतीय जनता पार्टी जिसके सहारे तमिलनाडु में घुसना चाहती है एआईएडीएमके पार्टी, वो पूरी तरीके से टूट कर बिखर कर समाप्त हो जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर जब से तमिलनाडु के अंदर चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं दोस्तों, और थालापति विजय की पार्टी ने 108 सीटें जीती है और कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन बनाने का ऐलान करते हुए 113 तक आंकड़ा पहुंचा दिया है। तब से पूरे तमिलनाडु की राजनीति में जोरदार तरीके का घमासान मचा हुआ है दोस्तों। ऐसे में तमिलनाडु के अंदर जो दूसरा सबसे बड़ा गठबंधन है वो डीएमके पार्टी का गठबंधन है, जिसके पास टोटल मिलाकर 68 विधायकों का समर्थन है। और तीसरे नंबर की जो गठबंधन है दोस्तों वो एआईएडीएमके, जिसमें 53 एआईएडीएमके गठबंधन के पास विधायकों की संख्या है, जिसमें 47 एआईएडीएमके और 4 पीएमके, एक बीजेपी और एक एएमएमके के पास में है। तो ऐसे में ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से तमिलनाडु के अंदर नई सरकार को बनने से रोकने की कोशिश की जा रही है, यानी थालापति विजय की सरकार बनने से रोकने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका गवर्नर निभा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं दोस्तों। और गवर्नर कह रहे हैं कि मुझे बहुमत दिखाओ, यानी 118 का आंकड़ा दिखाओ, तभी मैं आपको मुख्यमंत्री बनाऊंगा, जबकि ऐसा नियम कुछ नहीं है दोस्तों। और सबको पता है कि गवर्नर का काम होता है कि सबसे बड़ी पार्टी को बुलाते हैं, उसके नेता को मुख्यमंत्री के पोस्ट पर नियुक्त कर देते हैं और कहते हैं कि 15 दिनों के अंदर बहुमत साबित करो, और अगर बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे तो उन्हें पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ेगा। और ये तरीका होता है। लेकिन गवर्नर कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की मानसिकता वाली कोई पार्टी तमिलनाडु के अंदर सरकार में आ जाए दोस्तों। और इसके लिए कोशिश की जा रही है कि कोई भी सरकार बने, एआईएडीएमके और बीजेपी गठबंधन को उसका हिस्सा बनाया जाए। इसीलिए पूरी तरीके से गवर्नर भी इसी जुगाड़ में लगे पड़े हैं दोस्तों। लेकिन राहुल गांधी ने टीवीके पार्टी को सपोर्ट करते हुए राज्य के अंदर थालापति विजय की सरकार बनाने का आश्वासन दिया है दोस्तों। इसके लिए लगातार काम चल रहा है और ऐसे में एआईएडीएमके वालों को लग रहा था कि वो जैसे तैसे सरकार में आ जाएंगे दोस्तों। लेकिन अब जो अपडेट आ रही है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन सहयोगी एआईएडीएमके पार्टी को अपनी पार्टी में फूट का ऐसा अंदेशा लगा दोस्तों कि एआईएडीएमके अपने सारे विधायकों को लेकर तमिलनाडु से भागकर पुडुचेरी चली गई और पुडुचेरी के एक रिजॉर्ट के अंदर सारे विधायकों को रख दिया गया दोस्तों। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पुडुचेरी में बीजेपी की सरकार है और एआईएडीएमके के विधायकों के टूटने की आशंका को दूर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सबको पता है कि तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके साथ में मिलकर चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी वाले तमिलनाडु के अंदर थोड़ा बहुत जो दिखाई देते हैं वो केवल एआईएडीएमके की वजह से दिखाई देते हैं। अगर एआईएडीएमके का आता पता नहीं होगा और पार्टी टूट जाएगी और थालापति विजय के लिए सपोर्ट करने के लिए बड़ी संख्या में एआईएडीएमके के विधायक तैयार है दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि बीजेपी तमिलनाडु के अंदर अपना पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होने, यानी किसी भी तरीके से तमिलनाडु में घुसने के सारे रास्ते बंद होने से बचाना चाहती है। और इसीलिए एआईएडीएमके के विधायकों को टूटने से रोकने के लिए उनको पुडुचेरी लेकर आया गया है। इसे पता चल रहा है कि भाजपा जबरदस्त तरीके से बैकफुट पर है दोस्तों और मुकाबला एकदम उल्टा हो चुका है। अब बीजेपी गठबंधन वाले अपने विधायक बचाते हुए भाग रहे हैं। साथ साथ तमिलनाडु के राज्यपाल सोच रहे हैं कि जैसे तैसे थालापति विजय को सरकार बनाने से रोका जाए। अगर थालापति विजय की सरकार बन गई तो राज्य के अंदर केवल 2 ही पार्टी होगी, एक तो टीवीके पार्टी और दूसरा थालापति विजय की पार्टी। बाकी एआईएडीएमके पार्टी का कुछ अता पता नहीं लगेगा, क्योंकि जो सत्ता विरोधी लहर थी दोस्तों उसमें टीवीके पार्टी को जो समर्थन मिला वो पहले एआईएडीएमके को मिल रहा था। लेकिन जैसे ही थालापति विजय चुनावी नतीजे में सामने आए, रणनीति में सामने आए, तो वैसे ही एआईएडीएमके को मिलने वाला वोट थालापति विजय के पास पहुंच गया और इसीलिए एआईएडीएमके सबसे कमजोर हो चुकी है दोस्तों। और ऐसे में तमिलनाडु के राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर, यानी बीजेपी के कैदी की तरह बिहेव कर रहे हैं, बर्ताव कर रहे हैं दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि अब राज्यपाल ने, तमिलनाडु के राज्यपाल ने राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने टीवीके के अध्यक्ष थालापति विजय को लोक भवन चेन्नई में आमंत्रित किया दोस्तों। और इस दौरान उन्होंने कहा कि आपके पास विधायकों की संख्या नहीं है, यानी 118 विधायकों का सपोर्ट नहीं है। वो ये नहीं बोल रहे कि आपके पास 112 विधायकों का सपोर्ट है, यानी सबसे ज्यादा आप ही के पास है, तो आपको सरकार बनने की हम इजाजत देते हैं, बनाने की इजाजत देते हैं। लेकिन उल्टा वो ये कह रहे हैं कि आपके पास
118 नंबर नहीं है, इसीलिए हम आपको मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते, सरकार बनाने की इजाजत नहीं दे सकते। सवाल यह है दोस्तों कि क्या गवर्नर तय करेंगे कि किसी पार्टी के पास विधायकों की संख्या है या नहीं है, यानी बहुमत है या नहीं है। सबको पता है कि इतने सारे मामले सामने आए और हर बार कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर को सबसे बड़ी पार्टी को आमंत्रित करना चाहिए सरकार बनाने के लिए, और अगर वो नहीं आते हैं तो फिर दूसरे को मौका देना चाहिए, और यही तरीका होता है। लेकिन गवर्नर अपने हिसाब से दोस्तों किसी भाजपाई एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, यानी कोई बीजेपी का नेता जो फैसले लेगा वही फैसले बीजेपी का गवर्नर बैठकर ले रहा है, यानी गवर्नर अभी पूरी तरीके से भाजपा वाले मोड में चला गया है, और इसीलिए गवर्नर को लेकर एक गुस्सा देखने को मिलता है दोस्तों। इससे पहले महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने एनसीपी और बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बुला लिया था, जबकि इनके पास बहुमत नहीं था दोस्तों। 2019 की यह घटना है, 18 के अंदर बीएस येदियुरप्पा को बुलाया गया था सरकार बनाने के लिए बीजेपी के नेता को गवर्नर वजुभाई वाला ने, जबकि इनके पास भी बहुमत का आंकड़ा नहीं था दोस्तों। ऐसे ही 2017 के अंदर भी गवर्नर ने गोवा के अंदर बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, जबकि कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यानी सबसे बड़ी पार्टी थी। यानी पूरी तरीके से दोस्तों हर जगह पर गवर्नर का इस्तेमाल करके भाजपा वाले अपने कार्यकर्ता की भूमिका निभाते हैं, और इसीलिए गवर्नर को लेकर एक गुस्सा, एक खुन्नस लोगों में देखने को मिलती है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ थालापति विजय के लिए रास्ते पूरी तरीके से क्लियर होते जा रहे हैं दोस्तों, यानी मुख्यमंत्री वो बनेंगे, ये बात सबके सामने है। और गवर्नर चाहे इतना रोकने की कोशिश कर ले, क्योंकि गवर्नर कितनी कोशिश करेंगे सबको पता है कि राज्य में एनडीए गठबंधन के पार्टी के लोग यानी एआईएडीएमके के लोगों के पास में बहुमत का आंकड़ा है ही नहीं दोस्तों। और राज्य के अंदर अब केवल दो ही पार्टी बचेगी, एक डीएमके पार्टी, दूसरा थालापति विजय की पार्टी, क्योंकि एआईएडीएमके पार्टी का भी फूट होने जा रहा है और वो भी पार्टी पूरी तरीके से निपटने जा रही है। ऐसे में दोस्तों तमिलनाडु को लेकर डीएमके के नेता एमके स्टालिन ने कहा कि हम 6 महीने तक विजय को कोई परेशान नहीं करेंगे, उनको सरकार बनाना है तो वो बनाए और सरकार चलाए, 6 महीने तक उनको कोई डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, उनको जैसे सरकार चलाना है वो चला सकते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। यानी डीएमके पार्टी पूरी तरीके से 6 महीने तक कुछ भी डिस्टर्ब करने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों, यानी किसी भी तरीके से छेड़खानी नहीं की जाएगी, उनको जो करना है करे, और ये एक अच्छे विपक्ष की भूमिका होती है, ना कि गवर्नर का इस्तेमाल करके सरकार बनाने से ही रोकने की कोशिश। आप जो भी कहना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा इस पूरे मामले को लेकर भी। साथ साथ 1-2 दिन और देखा जाएगा, और अगर गवर्नर अपने रूप रंग में बदलाव नहीं करते हैं, यानी भाजपा के एजेंट बनकर काम करते रहेंगे और अमित शाह के कहने पर काम करते रहेंगे, तो फिर दूसरा रास्ता कोर्ट का है दोस्तों। और इसीलिए कपिल सिब्बल का भी एक बयान आता है। कपिल सिब्बल कहते हैं कि तमिलनाडु के राज्यपाल बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, और उनका ये बयान कहीं ना कहीं बता रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर चर्चा की जा सकती है दोस्तों। जब सुप्रीम कोर्ट का सीनियर वकील इस बात को बोल रहा है तो वो सीनियर वकील सोच विचार कर बोल रहा होगा, वो कानून जानता है और तब बोल रहा है, तो उनकी बातों पर भरोसा करना चाहिए। और ऐसे भी अगर आप देखेंगे तो गवर्नरों का इस्तेमाल बीजेपी जिस तरीके से खुलेआम करती है दोस्तों, यानी पूरी तरीके से बौखलाते हुए करते हैं, तो इससे पता चलता है कि ये लोग गवर्नर के पोस्ट को राजनीतिक पोस्ट मानते हैं, यानी अपने पार्टी के दफ्तर मानते हैं राजभवन को, और इसीलिए राजभवन में अपने लोगों को बिठाकर राजभवन से वो सारी बातें करवाते हैं जिससे बीजेपी राजनीति में घुस सके। कुल मिलाकर दोस्तों तमिलनाडु के अंदर भाजपा का अमो निशान नहीं है दोस्तों। बीजेपी इस बार बमुश्किल 1 सीट जीत पाई है, तो इससे पता चल रहा है कि तमिलनाडु के अंदर भाजपा घुस नहीं पा रही और घुसने के लिए सारी कोशिशें कर रही है। साथ साथ दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने आती है मेरठ से जुड़ी हुई, जहां पर यूपी के अंदर किसान नौजवान यात्रा निकाल रही कांग्रेस पार्टी को पुलिस वालों ने एक बार फिर से परेशान करने की कोशिश की है दोस्तों। दिल्ली रोड स्थित नई मंडी तक यात्रा निकाले जा रहे थे, और यात्रा निकालने के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने धारा 144 का हवाला देते हुए यात्रा को आगे बढ़ने से रोका, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में तीखी नोकझोंक हो गई और धक्कामुक्की हो गई। कांग्रेसी नेता दिल्ली रोड नई मंडी तक लगभग 6 किलोमीटर यात्रा निकाल रहे थे, और इस दौरान ये पूरा विवाद हुआ। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की यात्राओं को रोकने की पूरी कोशिश चल रही है दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी नंबर 1 महिलाओं के अपराध में है। ये अपडेट सामने आई है। जो जानकारी है वो ये कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था सही होने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं दोस्तों, लेकिन वास्तविकता एकदम अलग है। 2020 के अंदर 49,000 मामले सामने आए उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े हुए। 2021 में 56,000 मामले सामने आए, 2022 में 65,000 और 2023 में 66,000, 2024 में 66,398। तो मामले लगातार उत्तर प्रदेश से भर भर कर सामने आ रहे हैं दोस्तों। ये आंकड़े चिंताजनक है। एनसीआरबी के आंकड़े ये बता रहे हैं, यानी जो भाजपा सरकार केंद्र में बैठी है उसकी संस्थान के द्वारा ये आंकड़े निकालकर उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की दयनीय स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। इसे पता चलता है कि यूपी के अंदर जो कानून व्यवस्था को लेकर दावे हैं दोस्तों, वो केवल दावे हैं, वास्तविकता दूर दूर तक वो नहीं है जो मीडिया में दावे किए जाते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार को लेकर जो भ्रम गोदी मीडिया ने फैला रखा है कि यूपी में सब कोई सुरक्षित है, तो उस भ्रम को तोड़ना जरूरी है दोस्तों। और इस तरीके के आंकड़े आम जनता के पास जाएंगे तभी पता चलेगा आम जनता को कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितना बुरा हाल हो रखा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।